हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया, सर आज मेरा 6 सेमेस्टर बॉटनी का पेपर है। तो भाई बहुत देर से हमने रिसर्च करके 90 से 100 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले हैं। ये पार्ट 1 है, अभी और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। भाई हम ये तो नहीं कह रहे हैं पूरा पेपर इससे ही आ जाएगा, लेकिन अब लास्ट टाइम पे कल बच्चों ने मैसेज किया है तो लास्ट टाइम पे इतनी ही मदद हो सकती है। इससे अगर आपको 12, 15, 20, 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो शायद आपका पेपर कुछ अच्छा हम करवा पाएंगे भाई। ठीक है, जिन लोगों का पेपर 13 तारीख को है बॉटनी का और फिजिक्स का, उसका वन शॉट हम डाल देंगे डिस्क्रिप्टिव, जिन भी बच्चों ने कहा है 4th सेमेस्टर वालों ने। तो फिलहाल 6 सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर के 100 के करीब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। लगभग 100-150 क्वेश्चन हम आपको और देंगे। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से होंगे तो आप अच्छे से अपना पेपर कर पाएंगे भाई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो कई बार पेपर में आया हुआ है, द मिडिल लेमेला ऑफ द सेल वॉल। देखो जो सेल वॉल के अंदर की लेयर होती है हम लोग बोलते हैं उसे लेमेला भाई। ठीक है, काहे की बनी होती है? तो ये पेक्टिन की बनी होती है। पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है तो आप इसे पढ़ के जरूर जाएं। द सेल वॉल इन प्लांट्स, पौधों में जो सेल वॉल बनी होती है, इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, काहे की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या होता है? तो सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड मतलब जिसमें बहुत सारे अणु होते हैं, मोनोसैकेराइड के यानी होल ऑफ n अणु होते हैं, उसे हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है भाई। ठीक है, द ऑर्गन वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स, यानी जहां प्रोटीन का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पेपर में खूब आता है। द पर्सन हु फर्स्ट ऑब्जर्व द सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसने कोशिका को सबसे पहले माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया वो व्यक्ति कौन था? तो कोशिका को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट हुक। और माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति था कॉलिकर। क्या नाम था मेरे भाई? कॉलिकर था। ठीक है भाई। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? एक आदमी जिंदा है, एक आदमी नहीं जिंदा है, दोनों में काहे का फर्क है? तो जीव द्रव्य का फर्क है, यानी प्रोटोप्लाज्म का फर्क होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द मिडिल लेमेला, जो अभी मिडिल लेमेला की हम लोग बात कर रहे थे, इनर लेयर की बात कर रहे थे, उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? काहे से बनी होती है? तो भैया पेक्टिन से बनी होती है। अभी आपने दिखाया, हमने आपको दिखाया ऊपर। और मेन कंपोनेंट उसका क्या होता है? कैल्शियम होता है भाई। ठीक, विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द प्रेजेंस ऑफ विच वाज ऑब्जर्व, माइक्रोस्कोप की सहायता से किसे ऑब्जर्व किया गया भैया? तो राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व किया गया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, देखो भैया कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। 9th क्लास से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, शेल से मिलकर बना है। कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो उन्हें टिश्यू यानी ऊतक कहते हैं। और कोशिकाओं की सारी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में इकट्ठी रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ होती है वो 0.5 से 7 माइक्रोमीटर तक होती है भाई। ठीक, विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, जो हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो जिंदा सब्सटेंस, लिविंग सब्सटेंस होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं भाई। ठीक, द सेल वॉल इन अ न्यू प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, तो सेल वॉल अगर नया पौधा है, चाहे कोई पौधा है, उसके अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो काहे की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ, तो राइबोसोम पे ही क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण कहां होता है? राइबोसोम में होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पार्ट्स इज आरएनए एब्सेंट, जहां पर आरएनए नहीं पाया जाता है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली में आरएनए एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। द वैक्यूल ऑफ अ प्लांट सेल, देखो भैया जो पौधे की कोशिका है उसकी जो रिक्तिका है उसमें क्या पाया जाता है? तो भैया उसमें पानी पाया जाता है और जो सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं वो पाए जाते हैं भाई। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ आरएनए बट एब्सेंस ऑफ डीएनए, यानी आरएनए उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित नहीं होता है।
कुछ वायरस में इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भैया वायरस के अंदर जब डीएनए है ही नहीं, केवल आरएनए ही है, तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है? इसका मतलब जब डीएनए नहीं है तो आरएनए भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है भाई, ठीक है। यूकैरियोटिक सबको पता है भैया 80S और 70S दो तरीके के मेरे भाई लाइबोसोम्स होते हैं, ठीक। तो जो इसमें S फॉर यूनिट होता है, स्वेदबर्ग नियत, स्वेदबर्ग कांस्टेंट बोल देते हैं, स्वेदबर्ग ये यूनिट होती है भैया, ठीक है। जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर ये है। तो 80S जो होता है राइबोसोम, वो उसकी जो सब यूनिट में टूटता है, तो किन छोटी छोटी यूनिट में टूटता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो भैया 60S और 40S में ये टूटता है भाई, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल स्टेन, मतलब होता है दाग। तो कौन कौन से हैं जो जैविक दाग कहलाते हैं? तो चाहे वो मेथिलीन ब्लू हो, चाहे वो न्यूट्रल रेड हो, चाहे वो जेनस ग्रीन हो, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल स्टेन कहलाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फाउंड इन, सबको पता है कि बहुत सारे एमिनो एसिड जब मिलते हैं तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जिससे वो पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन कहलाते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच बनता है? एमिनो एसिड के बीच बनता है। आरएनए कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ, तो आरएनए एमिनो एसिड के निर्माण को कंट्रोल करता है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डज डीएनए डबल, किस स्टेज पे डीएनए जो है वो डबल हो जाता है कोशिका के विभाजन के समय? तो उसे हम लोग इंटरफेज स्टेज बोलते हैं भाई, ठीक। क्रोमोसोम से यानी गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो डीएनए, प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। क्रोमोसोम शब्द यानी गुणसूत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो वॉल्डेयर ने दिया। ये सब आपको 10th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। ड्यूरिंग मायोसिस, जब मायोसिस की प्रक्रिया होती है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र की जो संख्या है, इज हाफ्ड, आधी हो जाती है। किस स्टेज में? तो इसे एनाफेज फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसर्न इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट में क्या दिक्कत नहीं है? तो प्राइवेसी की दिक्कत हो सकती है, ठीक, नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो स्पीड की कोई भी दिक्कत नहीं होती है भाई। विच लैंग्वेज इज सुइटेबल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल एआई चल रहा है, तो एआई से आपको एक आध क्वेश्चन मिल सकता है। इसके फादर कौन है, ये सब अभी हमने नीचे दिया हुआ है। तो पाइथन जो लैंग्वेज है वो एआई के लिए, आर्टिफिशियल लैंग्वेज के लिए, इंटेलिजेंस के लिए अच्छी है। एन एजेंट कैन इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस, कैसे कोई एजेंट परफॉर्मेंस को ठीक कर सकता है? तो लर्निंग के द्वारा, जितनी लर्निंग बढ़ेगी उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। एलील क्या होते हैं? तो एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन का ही बदला हुआ रूप एलील कहलाते हैं भाई, ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, तो भैया जो ऊतक है, टिश्यू मतलब क्या है? ऊतक। तो टिश्यू जो कल्चर है, इसके फादर किसे कहा जाता है? तो हेवलैंड को इसका फादर कहा जाता है। ऊतक संवर्धन, ऊतक को बढ़ाना, ये सब किसने बताया? हेवलैंड ने बताया। हु डिस्कवर्ड जंपिंग जीन्स इन मेज, यानी मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने करी? तो बर्बरा मैक भी पढ़ लेते हैं, एमसी भी पढ़ लेते हैं, जैसे आपको पढ़ना है क्लिंटॉक, ठीक है। तो मैक क्लिंटॉक इनका नाम है, जिन्होंने जंपिंग जीन की खोज की। ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? तो भैया पता ही है आपको, डीएनए पॉलीमरेज क्या है? एक एंजाइम है, और वो भी किस तरीके का एंजाइम? एंजाइम मतलब क्या? लगभग सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं भाई। तो एंजाइम है यानी प्रोटीन है, यानी एमिनो एसिड है। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। जो विकल्प में हो वो आप लगा देना। इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है, विच केमिकल इज मेनली यूज्ड, किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन में भाई। विच वेक्टर इज यूज्ड इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, यानी फसलों के सुधार के लिए, फसलों के प्रबंधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एग्रोबैक्टीरियम का प्रयोग हम लोग करते हैं। हैप्लॉइड यानी जो अगुणित पौधे होते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो उन्हें एंथर कल्चर यानी पराग कोश संवर्धन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है भाई, ठीक। विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन, भैया जो चिंता वाले हार्मोन होते हैं उसमें कॉर्टिसोल भी आता है। विकल्प में अगर कॉर्टिसोल हो तो कॉर्टिसोल भी लगा सकते हो, एब्सिसिक एसिड लगा सकते हो। ये सब स्ट्रेस हार्मोन है मेरे भाई, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है। कल्याण सोना, कल्याण सोना किसके लिए? तो वीट के लिए।
हमने आपको बताया था कल्याण सोना हो गया, इस तरीके के ये नाम हैं जो इस्तेमाल, जैसे बासमती राइस तो चावल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही कल्याण सोना किसके लिए, व्हीट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, यानी पोटैटो एक सुधरा हुआ तना है, विच इज कॉल्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कंद कहते हैं, यानी हम लोग ट्यूबर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। द टर्म हेटेरोसिस, हेटेरोसिस एक शब्द है जिसे किसने दिया, तो शल इनका नाम है, ठीक, पूरा नाम कुछ होगा, फिलहाल शल इनका नाम है जिन्होंने हेटेरोसिस शब्द दिया। द मेजर बासमती राइस, यानी जो बासमती चावल होता है, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में कौन से स्टेट है जहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में बासमती चावल प्रोड्यूस होता है। इन जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स में द डोमिनेंस हाइपोथेसिस, जो डोमिनेंस हाइपोथेसिस है वो किसने दी है, तो सीबी डेवेनपोर्ट ने दी है, डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ऐसे करके याद कर लो कुछ, डोमिनेंस डेवेनपोर्ट, डीडी से याद कर लो, डोमिनेंस हाइपोथेसिस डेवेनपोर्ट ने दी है। विकल्प में अगर डेवेनपोर्ट दिखेगा तो फिर आप टिक लगा लोगे, इतना कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ट्राइसोमी यानी क्या है, ट्राइसोमी का मतलब होता है एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाएगा, वैसे पता 46 होते हैं, +1 यानी 47 हो जाएंगे, तो 2n+1 ट्राइसोमी के लिए बोलते हैं। अगर कहीं बाई चांस मोनोसोमी आ जाए, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो मोनो में एक कम हो जाता है तो वहां पे लिखेंगे 2n-1 भाई, ठीक है। और बिल्कुल नल की बात आ जाए, जीरो की बात आ जाए तो 2n-2 कर देंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा गुणसूत्र है वो खत्म है। क्रोमेटिन इज प्राइमरली कॉम्प्लेक्स ऑफ, क्रोमेटिन जो धागे होते हैं सरल भाषा में और काय के बने होते हैं, तो डीएनए और हिस्टोन नामक जो प्रोटीन होते हैं ये मिलकर क्रोमेटिन का इस्तेमाल, क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स गुणसूत्र होते हैं, महिलाओं में XX होते हैं, पुरुषों में XY होते हैं, आपको पता है। तो इसकी खोज किसने करी, तो इसकी खोज स्टीवन ने की। इन्हें भी भैया SS से याद कर सकते हो, सेक्स क्रोमोसोम SS से, सेक्स स्टीवन, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। मेज हैज लिंकेज ग्रुप, जो मक्का होता है उसमें कितने लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं, वो तो मक्के में टोटल 10 लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं। क्रोमोसोम विद डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर, भैया ऐसा गुणसूत्र जिसमें डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं भाई, ठीक। फिर भैया बालबीनी रिंग है, जरा ये समझिए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बालबीनी रिंग होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो वो पॉलीटीन क्रोमोसोम में पाई जाती हैं। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ, किस अवस्था में मिलता है, तो एस फेज में मिलता है भैया, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। कॉज ऑफ क्राई डू चैट, ध्यान से समझिए, क्राई डू चैट सिंड्रोम है, इसमें असलियत में बिल्ली के रोने जैसी आवाज आती है, तो क्राई डू चैट जो सिंड्रोम है ये कब होता है, तो ये विलोपन के कारण होता है, डिलीशन के कारण होता है, इसका मेन कारण विलोपन है भाई, ठीक। अब ये देखो नल वाला आ गया, अभी मोनोसोमी था, ट्राइसोमी था, वैसे नल का मतलब जीरो, तो एक अगर कम हुआ तो 2n-1 और जीरो हो गया अगर तो 2n-2, यानी दोनों कम हो जाएंगे गुणसूत्र भैया, ठीक है। डीएनए इज मेड अप ऑफ, तो डीएनए किसका बना होता है, सबको पता है, इसमें क्षार होते हैं, शर्करा होती है और फास्फेट ग्रुप होता है भाई। व्हेन टू पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग, अब जरा समझिए, कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड कंट्रास्टिंग, एक कंट्रास्ट का मतलब समझते हो भैया, एक काला है तो काले का कंट्रास्ट क्या होगा, सफेद, बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। तो जब दो अपोजिट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी जब दो अपोजिट कैरेक्टर लिए जाएंगे संकरण कराने के लिए, क्रॉस कराने के लिए, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन रेशियो होता है वो 9:7 होता है भाई, ठीक। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, अभी आपको बताया अलग अलग दो हम लोग जब गुण लेंगे तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, और उसके लिए जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो 1:1:1:1 होगा। ये रेशियो वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो आपके लिए काम के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस एनालॉग, बेस एनालॉग कौन है, तो 5-ब्रोमो-यूरेसिल एक बेस एनालॉग है। सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन, जीन में अगर अचानक से बदलाव आ जाए, अचानक से गड़बड़ी हो जाए तो उसे म्यूटेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। विच क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूट इज प्रेजेंट इन द मेल चाइल्ड, अगर लड़का है तो लड़के में ऑटोसोम तो होंगे ही, लेकिन ऑटोसोम के साथ में क्या होगा, XY होगा। फीमेल होता तो X पे लगाते भाई, ठीक है।
प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी इंडिया में कहाँ है? तो प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी जो इंडिया की है भैया, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसे हम लोग कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी इन इंडिया, शॉर्ट में कहते हैं NBPGR, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। डेटा ऑब्टेन्ड ओरिजिनली बाय द इन्वेस्टिगेटर, यानी जो रिसर्च हो रही है, जो ओरिजिनल डेटा मिलता है पर्सनल एक्सपेरिमेंट के आधार पर, उसे हम लोग प्राइमरी डेटा बोलते हैं। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक डेटा, जो सबसे पहले रिसर्च की, जो पहले डेटा मिला वो प्राइमरी डेटा है, फिर उसे फिल्टर होगा, ठीक है, उस पर और रिसर्च करी जाएगी, उसे वेरीफाई किया जाएगा, वो सारी बात की बात है। फिलहाल वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा भाई, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम, एंथर मतलब पराग कोश को अलग कर देना फ्लावर से, क्या कहलाता है भाई? तो अब यहां पे देखो मेरे भाई, ध्यान रखना, फ्लावर माने फूल से पराग कोश को अलग करना क्या कहलाता है? तो एमास्कुलेशन कहलाता है। अब एमास्कुलेशन इतनी मतलब यूनिक टाइप की स्पेलिंग है कि पेपर में अगर आपको दिखेगी तो, अब कई बार ऐसा होता है किसी और विकल्प में आ गई तो आप गलत लगाया है, तो आपको यह याद रखना है कि जब कभी भी एंथर यानी पराग कोश अलग होगा, हिंदी वाला पढ़ लो यार, ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है इंग्लिश में पढ़ो, उसमें हिंदी में भी पेपर में होता है, तब वहां पर एमास्कुलेशन कहलाता है भाई, ठीक है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, कोशिका का पावर हाउस इसलिए इसे कहा जाता है। इन प्लांट्स द सेल ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल, जो कोशिका के ऑर्गन हैं फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। याद रख सकते हो, साइटो मतलब सी, क्लोरोप्लास्ट मतलब सी, यानी साइटोप्लाज्मिक क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है भाई, ठीक है। क्रोमोसोम जो थ्योरी है, गुणसूत्र जो सिद्धांत है, वो किसने दिया है? तो भैया वाल्टर सटन और बाबेरी ने, सटन और बाबेरी से याद रखो, गुणसूत्र का जो सिद्धांत है वो सटन और बाबेरी ने दिया है। गुणसूत्र का शब्द का इस्तेमाल किसने किया? तो वॉल्डेयर ने किया, यानी गुणसूत्र की खोज किसने करी? वॉल्डेयर ने की भाई, ठीक है। What artificial intelligence tool helps in monitoring plant growth and health remotely, यानी आप लेटे हुए हैं और लेटे लेटे प्लांट की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हो? ड्रोन वगैरह सिस्टम की सहायता से ऊपर से कैमरा वगैरह लगा दो और देखते रहो बैठे हुए मेरे भाई। तो ड्रोन्स इक्विप्ड विद सेंसर्स, यानी ऐसे सेंसर जिनमें ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल होता है, आराम से आप प्लांट को एब्जॉर्ब कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, एब्जॉर्व नहीं। व्हाट इज बिग डेटा एनालिटिक्स, जो बिग डेटा एनालिटिक्स है वो क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट्स, यानी हमें जानकारी निकालना, एंड वैल्यू फ्रॉम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स, बड़ी बड़ी जानकारी डेटा सेट्स पे निकालना ही हम लोगों को लार्ज डेटा या बिग डेटा एनालिटिक्स कहलाता है। फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, कौन है इसके फादर भाई? तो इसके फादर हैं फ्रांसिस गाल्टन। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, ये पेपर में आ सकता है। काई स्क्वायर टेस्ट, ये भी आ सकता है। काई स्क्वायर टेस्ट को डेवलप किया था कार्ल पियर्सन ने भाई, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड, यानी एक हिस्सा को अगर सिलेक्ट किया जाए, काहे के लिए? फॉर स्टडी के लिए, टेस्ट के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल कहते हैं, नमूना कहते हैं। लोग कहते पहले सैंपल दिखाओ, हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक लगेगा तो और लेंगे भाई, ठीक है। द प्लांट हार्मोन्स कॉमनली यूज टू इंड्यूस रूट फॉर्मेशन, जड़ों के फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए ऑक्सिन नामक हार्मोन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फलों को पकाने के लिए एथिलीन, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ अगर अगर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। अगर अगर इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया, अगर अगर का क्या रोल होता है? तो प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए अगर अगर का रोल होता है। क्रेब्स साइकिल कहां होता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइबोसोम किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका जो होती है, उसका मेन फंक्शन क्या है? तो टू प्रोड्यूस एंड असेंबल द सेल्स राइबोसोम, कोशिका के राइबोसोम को बनाना और इकट्ठा करना, क्योंकि राइबोसोम बनेगा कोशिका के अंदर, उसी में प्रोटीन का निर्माण होगा, तो उन्हें बनाना और इकट्ठा करना काम किसका है? न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियोली आर रिच इन, जो न्यूक्लियोली होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? तो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, ये सारे के सारे न्यूक्लियोली में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। आ क्रोमेटिड रिप्रेजेंट, क्रोमेटिड क्या होता है? तो 1/2 ऑफ अ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र का जो एक भाग होता है
उसे हम लोग क्रोमेटिड बोलते हैं। एक जीन एक एंजाइम थ्योरी किसने दी? तो बेडल और टॉटम ने एक जीन एक एंजाइम थ्योरी को प्रस्तुत किया। विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मायोसिस? मायोसिस की सबसे बड़ी फेज क्या है? प्रोफेज फर्स्ट है भाई, ठीक है। स्नेप्सिस अकर्स एट, तो स्नेप्सिस कहां होता है? तो जाइगोटीन में स्नेप्सिस की प्रक्रिया होती है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन अकर्स बिटवीन, जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है वो किसके बीच होता है? तो टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, दो अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। द कपलिंग एंड रिपल्शन, जुड़ना और अलग होना जो फेज है वो किसने बताया था इसके बारे में? तो बेटसन और पनेट ने इसके बारे में, या प्यूनेट ने इसके बारे में बताया था। वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड, जीन के कई प्रकार को ही हम लोग एलील कहते हैं भाई, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, जो लगातार वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये ग्राफ होते हैं कुछ तरीके के, तो इन्हें हम लोग हिस्टोग्राम बोल देते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो दिल्ली में है। द अनदर नेम ऑफ हाइब्रिड बिगर का दूसरा नाम क्या होता है? तो हेटेरोसिस होता है। अभी आपको ऊपर बताया था कि हेटेरोसिस की खोज किसने करी मेरे भाई, शब्द किसने दिया? तो हेटेरोसिस को ही हम लोग हाइब्रिड बिगर भी बोल देते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो फिजिकल बेसिस है वो क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म है भाई, सीधी सी बात है। इन सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति होती है उस काहे की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, और कोई भी पॉलीसैकेराइड हो उसका फॉर्मूला क्या होगा समझो। जैसे स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक, तो स्टार्च का भी फॉर्मूला क्या होगा? 6, 10, 5 होल ऑफ n, तो ये भी पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड है, इसका ये फार्मूला होता है। सेल वॉल काहे की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने दिया? तो सेंगर और निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल को प्रस्तुत किया। ये भी पेपर में आ सकता है भाई, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? तो कीथ पॉल्टर ने करी। IARI का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के फादर कौन कहे जाते हैं? तो जॉन मैकार्थी इसके फादर कहे जाते हैं भाई, ठीक है। ये 91 क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों का पेपर बाद में, हम बार बार कह रहे हैं, एक नंबर है व्हाट्सएप पे 8604507939, ठीक है भैया। दो काम करने हैं, जिनके पेपर हो जाएं वो इस व्हाट्सएप पे अपना पेपर भेज दें, ठीक, और रिप्लाई की उम्मीद ना करें यार, क्योंकि बहुत सारे मैसेज, कल दिन भर में कम से कम 2-3 हज़ार मैसेज आ गए। हम पढ़ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। तो अगर आपका पेपर हो जाए तो आप इस पर अपना पेपर भेज दें, ताकि हम और यूनिवर्सिटी वालों की और बच्चों की मदद कर सकें। और बाकी भैया डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, जितने भी वन शॉट बनाएंगे इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको देंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जिनका आज पेपर है भैया, थोड़ा और जल्दी पता चला होता तो शायद हम और ज़्यादा आपकी मदद कर पाते, लेकिन ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिखने में भी हमें कम से कम 2-3-4 घंटे लगे छांटने में। तो इससे अगर आपको 20-25 क्वेश्चंस भी मिल गए, 15-20 भी मिल गए, तब भी हम सोचेंगे ये वीडियो कामयाब हो गई। लौट के आगे कॉमेंट करिएगा कि सर जी 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन तो मिले हैं भाई, ठीक है। बाकी पेपर इस पर शेयर करिएगा तो हम उसे भी सॉल्व करवा देंगे। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जिन बच्चों का पेपर 13 को है, जब भी है तो इस पर कमेंट करो अपनी यूनिवर्सिटी, आपका पेपर कब है, ऑब्जेक्टिव है या डिस्क्रिप्टिव है, ये भी कमेंट करके बताओ। मेरी पूरी कोशिश है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की। थैंक यू भाई, धन्यवाद।